बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किस्म बनाओ पेशे खिदमत है। असल जो मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनना और समझना, और अगर समझना है तो ये गन सामने पड़ी है उसे मुझे गोली मार देना। आसन ने इस ट्रे में सिगरेट को मसलते कहा था, प्लीज़ हसन भाई क्यों कह रहे हैं आप ये सब, प्लीज़ हटाएं इस गन को सामने से। अशल ने गन की तरफ हाथ बढ़ाते कहा था, ठीक है तुम नहीं कर पाओगे मैं जानता हूँ, मगर मैं ये कर लूँगा। आसन ने उसके हाथ से गन पकड़कर लोड करते अपनी कंपनी पर रखी थी। भाई अशल की सांसें रुकी थी एक लम्हे को। मैं आज तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला हूँ। मैं जानता हूँ मेरा हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करूँ, मगर ये किसी की मुसीबतों तकलीफ़ों और सरपरस्ती से जुड़ा है। उसने अशल की तरफ देखते कहा था, मैं समझा नहीं कुछ, आप क्या कहना चाह रहे हैं। अशल बेयकीनी से कभी आसन की उंगली के नीचे मौजूद ट्रैकर और कभी गन को देख रहा था। अशल थोड़ी देर तक घालिया और मफातिया आने वाली यहाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम घालिया से निकाह कर लो। उसने उसकी तरफ देखते गन पर हाथ को मज़ीद मजबूत करते कहा था, वाट ये क्या कह रहे हैं आप भाई, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप इस कातला के लिए इस हद तक जाएंगे, मुझे ब्लैकमेल करेंगे। मैं उससे निकाह हरगिज़ नहीं करूँगा और आप भी मुझे ब्लैकमेल करना बंद करें। वो तो आसन की बात सुनकर उछल पड़ा था। अच्छा मुझे कोई दलील कोई बात नहीं चाहिए, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हाँ या ना। उन्होंने अटल लहजे में कहा था, मेरा जवाब ना है, मैं इस लड़की को अपने घर में जगह ना दूँ, ज़िंदगी में जगह देना तो बहुत दूर की बात है। और एक बात और सुन लें, वो हमारे घर नहीं है, समझे आप। जो थोड़ी बहुत मुझे उसके बाप की वजह से उसके लिए महसूस हो रही थी, अब मुझे उस पर भी शर्मिंदगी हो रही है। और आप भी ये गन अशल हाँ या ना। आसन एक बार फिर से पूछ, मगर इस बार आवाज़ ऊंची थी, ना। अशल कहते अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाते, ठीक है हनी का बहुत ज़्यादा ख्याल, क्योंकि मैं ज़िंदा रहते हुए एक बेगुनाह लड़की की बेबसी नहीं देख सकता, वो लड़की जो मेरी बीवी के दिल के बहुत करीब थी। तुम्हारे कदम इस कमरे से बाहर निकलती मैं अपनी जान ले रही हूँ, कहते उसने ट्रैगर पर उंगली दबाई थी कि बिजली की तेजी उस तक पहुँचा था और गन का रुख छत की तरफ किया था। ठा की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा था। आप पागल हो गए आसन भाई, मेरा नहीं सोचा, हनी का नहीं सोचा, एक पराई लड़की की फिक्र है आपको। अशल ने गन टेबल पर फेंक दिया, आसन को गले से लगाते कहा था, हाँ है फिक्र, नहीं माफ़ कर पा रहा मैं खुद को। इस तरह से शर्मिंदगी मुझे तिल तिल मार रहा है कि मेरी से एक बेगुनाह लड़की पूरी रात जेल में रही, उसकी इज्जत दाव पर लग रही, और वही नहीं उसकी बहन भी, और अगर उसकी इज्जत को कोई दाग। भाई प्लीज़, आसन की बात पर अशल के दिल को कुछ हुआ था। लब खुद हरकत की थी, वो नहीं जानता था कि वो कैसे टोक गया आसन को, मगर उसने उससे आगे कुछ भी कहने से सख्ती से रोक दिए थे। आसन को उसके आगे कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। आप उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं करें, मगर मैं उस लड़की पर जब तक सब सबूत गलत साबित नहीं होते ट्रस्ट नहीं करूँगा। उसने हट धर्मे दिखाई थी, ठीक है तुम जाओ, और ये मत सोचना कि तुम गन ले जाओगे, तो मेरे पास कोई दूसरी गन नहीं, तो तुम्हें अपने भाई से ज़्यादा अजीज़ तुम्हारी जिद और अना और हट धर्मी है, तो ठीक है जाओ यहाँ से। आसन ने उसका हाथ पकड़ते उसे दरवाजे के करीब ले जाते कहा था, भाई आपके लिए जान भी हाजिर है, यहाँ नहीं चाहिए हाँ चाहिए, बोलो हाँ या ना। वो रोक गया था, उसकी आंखों में आंसू थे। अशल ने बेबसी से देखा था आसन की तरफ, वो उसे सदियों का बीमार लगा था, एक रात ने कितना कुछ बदल दिया था, हाँ या ना। वो फिर से बोला था, इस बार उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी। अशल मुठियाँ भींची थी, एक लम्हे को आंखें बंद की थी फिर खोल दी थी। वो अपने भाई को अब और अजीज नहीं दे सकता था, वो हनी के बगैर कितना अधूरा और कितना टूटा हुआ लग रहा था। ऐसे में अगर वो अपने गिलेट को दूर करके दो घड़ी सुख का सांस लेना चाहता है तो अपने भाई के लिए किया इतना नहीं कर सकता, और फिर जल्द या बदेर वो घालिया पर कत्ल साबित करके उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। उसने एक लम्हे में सोचा था। हाँ, तलखियों से भरी आवाज़ उसके हल्क से निकली थी, शुक्रिया बहुत शुक्रिया अशल, तुम सोच नहीं सकती तुमने मेरी कितनी बड़ी टेंशन रिलीज़ कर दी है। आसन उसको गले लगते अपनी आंखें साफ करते कहा था, भाई आपके लिए तो जान भी हाजिर है, और फिर ये तो एक बेजरार सी लड़की से निकाह की बात है, मगर मेरी भी एक शर्त है। अशल ने कहते उससे पीछे हटते कहा था, हाँ मेरी जान बोलो, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। आसन उसके दिल पर हाथ रखते थपकी देते कहा था, हानिया भाभी का केस मैं खुद लड़ूंगा, एज़ यू नो मैं वकालत पढ़ चुका हूँ और इस केस का मुकदमा घालिया पर दर्ज होगा, और आप इस सब में नहीं बोलेंगे। इसने आपने शर्त रखी थी, मगर अशल तुमने तो डिग्री लेने के बाद बिजनेस पढ़ा था और ये कहा था कि कभी भी अपनी लॉ की डिग्री इस्तेमाल नहीं करोगे, फिर ये सब। आसन ने हैरानी से पूछा था, अगर मगर कुछ नहीं भाई, कहा था कि नहीं इस्तेमाल करूँगा डिग्री का। आप भी यही कहते हो, ये मेरी ज़िंदगी पहला और आखिरी केस होगा। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो इंसान को मजबूरन करने पड़ते हैं, जैसे ये मजबूरी का निकाह, वैसे ही मजबूरन मुझे ये केस लड़ना होगा। एंड यू नो वाट, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर लहर रहा हूँ। उसने आसन की तरफ देखते तलखी से मुस्कुराते हुए कहा था,
कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी का पहला केस अपनी भाभी के लिए अपनी बीवी के खिलाफ लड़ूंगा। ये ज़िंदगी भी ना बड़े धोखे देती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर बहू, कहते वो जाने लगे। फिर अचानक मुड़ा था, और हाँ, जब वो मेरी बीवी बन जाएगी तो मैं उसके साथ जैसा मर्जी सलूक करूँ, आप हम दोनों के रिश्ते में नहीं बोलेंगे। जब मौलवी साहब आ जाए तो मुझे बुलवा लीजिएगा। वैसे कितना अजीब है ना, कल जिस घर से जनाजा उठा आज उस घर में निकाह की तकरीब होगी। मुस्कुराते कहते वो आसन की बोलते बंद कर गया और चले गया। पीछे वो माथा मसलता दरवाज़ा बंद करता बेड पर बैठा था। क्या मैंने ठीक किया, उसने खुद से पूछा था। क्या मैं एक मुसीबत से निकाल कर गाली को दूसरी मुसीबत में तो नहीं डाल रहा? और चल अगर उसने उसके साथ कोई ज्यादती की तो मैं फिर से गिल्ट में रहूँगा कि मैंने गाली के हक में गलत फैसला ले लिया। उसने माथे पर आई पसीने की नन्ही बूंदें साफ की थी। आप कब से अपने फैसले पर पछताने लगी आसन? आवाज़ उसके आसपास से आई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा था। वो ड्रेसिंग मिरर के साथ टेक लगाए खड़ी थी। सफ़ेद सूट पहने उसके इर्द गिर्द रोशनी का हाला बना हुआ था। हनी तुम कहाँ चली गई हो? हनी बहुत मिस करता है तुम्हें, और मैं भी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो आगे बढ़कर उसे छूना चाहता था, मगर पिछली बार भी वो उसके पास जाने से गायब हो गई थी। वो अब की बार ऐसा नहीं करना चाहता था। असल ऊपर से जितना सख्त है अंदर से इतना ही नरम। मामा बाबा की मौत ने उसे मजीद जिद्दी बना दिया, मगर वो अपनों की तकलीफ वो नहीं पहुंचा सकता, नहीं पहुंच जाएगा। और फिर गली तो उसकी बीवी होगी, वक्त सारे मरहम भर देगा। उसने हनी की आवाज़ फिर से सुनी थी। वो तो चुप करके खड़ी थी, उसके लब नहीं हिल रहे थे। फिर आवाज़ कहाँ से आ रही थी? अरे मैं बस तुम्हारे यकीन पर यकीन कर रहा हूँ, घालिया पर, वरना तो मैं। वो जैसे अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उठकर उसके पास गया था। हानिया का अलूजन गायब हुआ था। हानिया उस कलमों से दबी दबी सिसकी निकली थी। गली मैं तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्रमंद हूँ, इसलिए तुम्हें मजबूत हाथों में सौंपना चाहता हूँ। अगर अशल तुम्हारे हक में ज्यादती करे तो मुझे माफ़ कर देना। कहते आंसू उसकी आंखों से निकले थे। उसने अपने बेडरूम में जाते ही फ़ोन उठाया था और जल्दी से नंबर डायल किया था। वहाँ से अंकल, मैं असल बात कर, मुझे हानिया केस के सिलसिले में एज अ लायर आना है। जी सारी अरेंजमेंट कर दी, और हाँ एक असिस्टेंट भी चाहिए होगी मुझे। जी ठीक है। नहीं, भाई ने वो केस वापस लिया, मैंने नहीं। मैं इस केस को अब खुद हल करूँगा। ठीक है, मैं कल से काम शुरू करूँगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कहते उसने फ़ोन रखा था। फिर खुले दरवाजे से बाहर देखा था, सामने से अरबत, घालिया और मफातिया ड्राइंग रूम में दाखिल हो रहे थे। वेलकम टू द हेल डियर वाइफ, ज़ेर लब कहते उसने धाड़ से दरवाज़ा बंद किया था कि अरबत, घालिया और मफातिया ने उस दरवाजे की तरफ देखा था। हम कहीं नहीं जा रहे घालिया, तुम उसको कहो कि चला जाए यहाँ से। आसन के जाते मफातिया ने गाली से कहा था। उसको नहीं, उनको, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। अरबत ने उसके सामने आते उसे घूरते कहा था, मैं तुम्हारे मुंह से नहीं लगना चाहती, निकलो हमारे घर से, हमें मजीद मुसीबतें पालने का कोई शौक़ नहीं है। मफातिया ने गाली के चेहरे से बाल हटाते पीछे करते अरबत से कहा था, बहुत सारी मुसीबतें बिन बुलाए आ जाती हैं और बड़े शौक़ से उनके मुंह भी लगना पड़ता है और उन्हें पाला भी जाता है। अरबत ने मफातिया की आंखों को देखते कहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ठीक है, अब निकलो, मुझे दरवाज़ा बंद करना है। कहते वो उठी थी और उसे बाहर की तरफ इशारा करते कहा था, रियली, मैं तो जैसे तुम्हारे हुक्म का गुलाम हूँ ना। गालिया आप बताए, मैं जाऊँ या रुकूँ? उसने मफातिया की तरफ देखते तंजिया मुस्कुराते कहा था। और फिर गालिया से पूछा था, वो इस कंडीशन में नहीं है कि तुम्हें कोई जवाब दे सके। अब बराए मेहरबानी अपना थोबड़ा गुम करो और जाते हो अपने गार्ड को भी ले जाने, कोई मदद नहीं चाहिए हमें आपकी। कहते उसने उसके आगे हाथ से जोड़ते, तुम कास्ट में किसी ने थोड़ी तमीज़, बस करो दो, तुम दोनों। मफातिया सामान पैक करो, हम जा रहे हैं। इससे पहले कि वो दोनों मजीद लेते, वो दोनों के दरमियान अटकर खड़ी हुई थी। हम नहीं जा रहे घालिया, प्लीज़ खुद को मजीद किसी मुसीबत में मत डालो, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। मफातिया ने उसे समझाना चाहता, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तुम्हारा सोचना है और मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बाबा को खो दिया मैंने, मगर तुम्हें नहीं खोना चाहती। गालिया ने आंसू साफ करते कहा था, मैं नहीं जाऊंगी और न ही तुम्हें जाने दूंगी। मफातिया ने अटल लहजे में कहा था, और मैंने क्या कि अगले 2 मिनट में तुम मुझे बैग्स पैक करते नजर आने चाहिए। उसने 2 टोक लहजे में वह कहा था जब भी वो पैर पटकते सामान पैक करने लगी थी। अच्छा फैसला किया गालिया तुमने, वरना कुछ लोगों की अकल तो घास चरने गई हुई है। मफातिया की तरफ देखते उसे टीज किया था उसने, और मफातिया का दिल चाहता बैग उठाकर उसको मार के उसका सर फाड़ दें। वेल, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आप आ जाएं। मफातिया के माथे पर बाल देखते अपने हंस से कंट्रोल करते उसने कहा था, और फिर बैग से कदम बढ़ा दिए थे। वैसे अंकल, मेरे ख्याल से रात 8 बजे तक का वक्त मुनासिब रहेगा। ये ठीक है? तो बड़ा वक्त कहाँ है, पूरे 2.5 घंटे पड़े। नहीं, बस अब मौलवी साहब को ले आए, बाकी गवाहान तो घर पर ही मौजूद है। ठीक है, फिर मैं इंतज़ार करूँगा। कहते आसा ने फ़ोन रखा था। हेलो, हाँ घालिया और मफातिया आ गई हैं?
इंटरकम उठाकर उसने मुलाजमा से पूछा था। जी सर आ गई हम, दोनों गेस्ट रूम में हैं, मुलाजमा ने बताया था। ठीक है कहते उसने रिसीवर रखा था और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा था। यस नाक करने पर उसे मफातिया की आवाज़ आई। वो अंदर गया था जहाँ मफातिया गालिया के चेहरे पर मौजूद जख्मों को पैरोडीन से साफ कर रही थी। आसन भाई आप, गालिया बैठी उठी थी। बैठो गालिया, मफातिया तुम छोड़ दो, मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ, वो आ जाएगा। उसने मफातिया की तरफ देखते कहा नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है आसन भाई, मामूली से जख्म तो हैं, खुद ही ठीक हो जाएंगे। गालिया ने कहा था ये मामूली जख्म नहीं है आसन भाई, कमर पूरी छिली हुई है इस लड़की की, न ऐसे उठा जा रहा है और न बैठा जा रहा है, फिर भी जिद कर रही कि डॉक्टर के पास नहीं जाना। मुफात ने कॉटन डस्टबिन में फेंकते कहा था। गालिया बहुत समझदार, वो जिद नहीं करती, मैं बस थोड़ी देर तक डॉक्टर को भेजवाता हूँ। आसन ने गालिया की तरफ मुस्कुरा कर देखते कहा था। बदले में वो भी फीकी सी हंस दी थी। आसन भाई हम कब तक यहाँ रह गए, हमें घर जाने कुछ नहीं होगा, मुफाते ने कहा था। मुफाते बैठो यहाँ, मुझे तुम दोनों से कोई ज़रूरी बात करनी है। आसन ने उसे भी गाली के पास बैठने का कहा था और वो बैठ गई थी। मुझे फजल अंकल की मौत का बहुत दुख है गालिया, अपनों को खोने की तकलीफ क्या होती ये मुझे इससे बेहतर कोई नहीं जानता। कहते उन्होंने गालिया की तरफ देखा था जिसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे, मगर घाव देने वाले को डबल आंसू रुला देते हैं ताकि वो हमें तकलीफ देने पर पछताएं। उन्होंने अंगूठे से उसकी गाल पर आया आंसू साफ किया था। गालिया मैं नहीं जानता कि कातिल की मुझसे या मेरे खानदान से क्या दुश्मनी है और उसकी तुमसे क्या दुश्मनी है, मगर मैं इतना जानती हूँ कि वो हम दोनों खानदानों को इकट्ठा नहीं देख सकता और उसकी पहली मौत तब हो जब हम एक हो गए। ये वक्त आंसू बहाने की हिम्मत और हौसले से काम लेने का है। अगर मैं भी ऐसे आंसू बहाकर खुद को कमज़ोर करके बैठ जाऊँगा तो कातिल को मज़ीद मौका मिल जाएगा हमें हराने का, और मैं ऐसे होने नहीं दे सकता। उसने गहरे लहजे में कहा था। आप कहना क्या चाहते हैं हसन भाई, मुफात ने नासमझी से देखते कहा था। मेरे लिए गालिया तुम और मुफातिया अशल से काम नहीं है। जब तुम लोगों को मैंने जेल से रिहा करवाया था तभी मैंने ये ठान ली कि तुम दोनों की हिफाजत मेरे ज़िम्मे है और मैं उसे आखिरी हाथ तक निभाऊंगा। मैंने तुम दोनों पर वो यकीन किया था जो डगमगाने नहीं देता। मैं दुश्मन को ये नहीं बताना चाहता कि तुम्हारे सर पर कोई वाली वारिस नहीं है। हम जितना मजबूत होकर दुश्मन पर वार करेंगे वो इतना कमज़ोर होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गाली को किसी की सरपरस्ती दे दी जाए और वो किसी कोई और नहीं आयशल है। लंबा सांस लेते उसने बात खत्म की थी। गालिया के हाथ लर्जे थे आसन की बात सुनकर और मुफत ने चौंक कर आसन की तरफ देखा था। ये अब क्या करें आसन भाई, गालिया और अशल एक साथ नहीं, कभी नहीं। देखें गले के चेहरे की तरफ, आपको लगता है इस सब के बाद मैं उसको इजाज़त दूंगी? मुफत ने इनकार में सरहद शदीद मजम्मत की थी उसके फैसले की, और गालिया उसके बदन में जैसे जान ही नहीं थी। कुदरत भी किस मोड़ पर आकर उस पर कुर्बान हुई थी। जब उसके साथ जीने की उसमें चाह ही मार गई थी, जब उसकी मोहब्बत मार गई थी, वो अपने हालात पर शिकवा कुनाह थी। एक पुराने एहसास को वापस लाने से बदतर कोई चीज़ नहीं है जिस पर काबू पाने के लिए उसने इतने अरसे से जिद्दोजहद की थी, मगर वो नाकाम रही थी। मैं मानता हूँ अशल गुस्से का तेज़ है, मिनटों में फैसला करता है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब कातला का अगला वार अशल या गालिया है, और अगर अशल को कुछ हो गया तो या फिर हनी को या फिर गाली को या फिर मफातिया तुम्हें, मैं जी नहीं पाऊँगा। तुम दोनों ने देखा कैसे वो औरत अशल पर इल्ज़ाम लगा रही थी फजल अंकल की मौत का, जबकि ये बात तुम दोनों जानती हो कि इस पूरे अरसे के दौरान अशल घर पर था, तो फिर कातिल हम दोनों के घरों में कत्ल कर रखे एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगवा ताकि हम लड़ लड़ कर फना हो जाएं और जीत उसकी हो। अशल और गाली का निकाह इसकी पहली मौत होगी। प्लीज़ मेरी बात को समझो, मैं तुम्हारे हक में कोई भी गलत फैसला नहीं लूँगा। आसन ने समझाते हुए कहा था। मगर आसन भाई, गालिया की किसी से क्या दुश्मनी? मुफातिया को कुछ बात अब समझ आने लगी थी। नहीं थी, तुम्हारी वजह से बन गई या फिर ये हानिया के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल हुई है, जो भी है, मगर अब मैं अपने ख़ानदान पर आज नहीं आने दूंगा। गालिया, हानिया कहती थी कि तुम में से उसे वो लड़की नज़र आती है जो हमारे अशल को बदल देगी। हालात ये ना भी होते तब भी हमारे घर में दुल्हन बनकर तुमने आना था, और ये मेरी हानिया का फैसला था जिस पर मैं आंखें बंद करके यकीन करता था। अगर तुम मेरे फैसले को नहीं मानती तो हानिया की ख्वाहिश समझ कर उस फैसले को मान लो। मुझे यकीन है अशल से बढ़कर तुम्हारी हिफाजत कोई नहीं कर सकता। आसन ने मुंह नीचे किए बैठे मुसलसल हाथों की खुसलियों को घूरते उन पर आंसू बहाती गाले की तरफ देखते कहा था। वो जो मंजबद हुई थी बर्फ़ का मुजस्मा बनी बैठी, उसने पलकें तक नहीं झपकी थी। कैसे हालात उसके गिरद बना दिए गए थे, खुद ब खुद जाल बुनते जा रहे थे और वो कैद होती जा रही थी। फड़फड़ाकर जाल तोड़कर भी कहाँ जाती था कोई रास्ता फरार कर।
अगर इनकार करके मुफातिया को लेकर चले भी जाते तो क्या गारंटी है कि वो मुफातिया की हिफाजत कर पाती। उसने नफी में गर्दन हिलाई थी, हर मोड़ पर जिंदगी उसे बेबस कर रही थी। प्लीज़ गालिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं हसन भाई, प्लीज़ ये मत करें। आसन ने उसके आगे हाथ जोड़ने चाहिए थे जब गालिया ने उसके दोनों हाथों को अपनी हथेली में पकड़ लिए थे। मैं मानता हूँ गालिया, अशल को संभालना, उसे समझना थोड़ा मुश्किल है, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मासूमियत एक दिन उसे तुम पर यकीन ज़रूर दिलाएगी। प्लीज़ ट्रस्ट मी। आसन ने अब की बार हाथ की पोश उस मोमी गुड़िया के आंसू साफ किए थे। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा आसन भाई, मुझे हर हाल में मुफातिया की हिफाजत करनी है और उसके लिए मैं हर तकलीफ, हर मुश्किल से गुजरने को तैयार हूँ। उसने मुफातिया की तरफ देखते कहा था, मुझे कुछ नहीं होगा गालिया, तुम प्लीज़ मेरी वजह से ये सब मत करो, हम अपने लिए लड़ लेंगे, क्या हम एक दूसरे के लिए काफ़ी नहीं है? प्लीज़ मत करो ये सब, हम घर वापस चलते हैं। मुफातिया ने उसके पाँव के पास बैठते कहा था, नहीं मुफातिया, इस काली भीड़ों और जंगली मर्दों के मुआशरे में हम नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक मर्द के बगैर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। ये कोई एडवेंचर या नावल, ये किसी मूवी का सीन नहीं है, ये ज़िंदगी है और जिसकी इज़्ज़त महफूज, उसका सब कुछ महफूज। तुम नहीं जानती उस रात पुलिस स्टेशन में मैंने कितनी उठी गंदी नज़रों को खुद पर झेला था। अगर वो आई जी अंकल और तुम न आई हो तो आज मैं खाली हाथ होती। हकीकत ख्यालात से बहुत मुख्तलिफ होती है। उसने मुफातिया को हकीकत का आईना दिखाते कहा था, असल भाई मुझे आपका फैसला कबूल है। उसकी बात जैसे कैसी गहरी खाई में से आई थी। खुश रहो बेटा, 7 बज चुके हैं, उठ 8 बजे तक मौलवी साहब आ जाएंगे। मुफातिया तुम घड़ी को चेंज करवा देना। उन्होंने दोनों के सरों पर हाथ रखते कहा था, मगर आसन भाई ये सब इतनी जल्दी, और जब निकाह करना ही है तो इसमें देर सवेर क्या, चलता हूँ। आसन ने मुफातिया की बात काटते कहा था और कदम आगे बढ़ा दिए थे। आसन भाई वो मान गया क्या? किसी खौफ और कितने बस उसे उठाते ख्यालात के तहत। उसने बड़ाई आवाज़ में आसन के कमरे से बाहर निकलते कदम देखते पूछा था, हम हाँ। आसन ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा था और हाँ में गर्दन हिलाते चला गया था। गालिया वो कैसे मान गया? आई मीन वो तो तुमसे नफरत करता है, फिर कैसे? उसने आसन भाई की बात मान ली। मुझे नहीं पता और मैं ये जानकर करूँगी भी क्या, क्योंकि मैं खुद को हालात के सुपुर्द कर चुकी हूँ। उसने बेड क्राउन से टेक लगाते आंखें बंद करते कहा था, गालिया प्लीज़, मैं तो कहती हूँ कि एक बार फिर सोच लो। मुफातिया ने पान के गिलास उसकी तरफ बढ़ाते कहा था, सोचना क्या है, अब अमल का वक्त है, तुम मेरे लिए कोई ड्रेस निकाल दो। वो गिलास पकड़कर घूंट घूंट पानी अपने अंदर उतार रही थी, जैसे उसने कई बार अपनी मोहब्बत की कुर्सी को अपने अंदर उतारा था। हम वैसे गालिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब ऐसे होगा। उसने उसके कपड़े निकालते कहा और वो और भी बहुत कुछ कह रही थी, मगर गालिया ने तकिए पर सर गिराया था। खुद को कंफर्टर में घुसाती बेआवाज़ आंसू से रोने लगी थी। सर, आसन सर कह रहे थे, आप जब भी आए तो आपको आगाह किया जाए कि ठीक 8 बजे रेडी होकर आप ड्राइंग रूम पहुंच जाएं निकाह के लिए। अशल बाहर से आता है अपने रूम की तरफ, जब रास्ते में मुलाजमा ने उसे रोक कर कहा था, ठीक है, ये डॉक्टर क्यों आया? हनी ठीक तो है? डॉक्टर को अंदर गुस्से देख उसने मुलाजमा से पूछा था और फिर डॉक्टर की तरफ बढ़ा था। खैर डॉक्टर साहब, उसने डॉक्टर की तरफ देखते पूछा था। जी सर, आसन सर की कॉल आई थी, कोई लेडी है, उनकी कमर इंजर्ड है और चेहरे पर भी काफ़ी जख्म है, तो इसलिए मुझे हाजिर होना पड़ा। डॉक्टर ने मुद्दा बयान किया था। वो पेशेंट का नाम क्या बताया था भाई ने? उसने पूछा था। आई एम